हेलो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सीयूडी पीजी वाला में। जैसे कि आप जानते हैं, मेरा नाम है योगेश लाहनकर और मैं आपके लिए लाया हूं एक बहुत ही उम्दा शानदार सेशन जामिया मिलिया इस्लामिया के पीजी एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। जी हां, आप सभी को पता है ये एग्जाम अभी होने वाली है सीयूडी पीजी में। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी जो एनआईआरएफ रैंकिंग में काफी हाई आती है, इसका समावेश नहीं है। और इसी वजह से अगर आपको जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में पीजी के लिए, स्पेशली हिस्ट्री के डिपार्टमेंट में अगर आपको एडमिशन करना है खुद का, तो उसके लिए आपको सेपरेट उनका एग्जाम देना पड़ेगा, एंट्रेंस एग्जाम। उसी के बारे में चर्चा करेंगे। क्या डिस्कस करने वाले हैं? एक तो पहले हम लोग सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी को सिलेबस पता है, लेकिन थोड़ा सा एक कुछ नया जो पर्सपेक्टिव है वो मैं देने की कोशिश करूंगा। आपका वक्त बिल्कुल जाया नहीं जाने दूंगा। और इसके अलावा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, ठीक है, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। मैं आपको ये बात बता दूं कि मैंने पहले से ही 3 पार्ट इसके लिए मतलब लाइव सेशन में लिए हैं, जिसमें हमने कुछ एमसीक्यूज किए हैं, कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी किए हैं। वो पार्ट भी आप 100% देखिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉपिक्स टू बी डिस्कस में क्या क्या है? जेएमआई पीजी एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस, ठीक है, इसके अलावा पेपर पैटर्न, और इसके अलावा आप लोग स्ट्रैटेजी फॉर बोथ पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। ठीक है, पार्ट ए बी सी, तीनों के तीनों जो पार्ट्स हैं आपके सिलेबस के, तीनों के ही स्ट्रैटेजी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल घबराइएगा मत। यहां पे देखिए, बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ शुरुआत करते हैं। ये इंफॉर्मेशन आपको पता होनी ही चाहिए। आपकी डेट ऑफ एंट्रेंस कब है? 25 मई 2025 को है। टाइमिंग रहेगा, सिर्फ 1.5 घंटा मिलने वाला है आपको, 1.5 आवर्स, मतलब 90 मिनट मिलने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, 2:30 बजे से 4 बजे तक रहेगी आपकी टाइमिंग। ठीक है, टोटल अवेलेबल सीट सिर्फ 50 है पूरे इंडिया के लिए। ठीक है, उसमें भी बहुत सारे रिजर्वेशन, माइनॉरिटी कोटा वगैरह ये सारी चीजें आ जाती है, तो कंपटीशन काफी कट थ्रोट होने वाला है। मल्टी सिटी एंट्रेंस टेस्ट है ये, तो दिल्ली, गुवाहाटी, कोलकाता, कैलिकट, लखनऊ, पटना, श्रीनगर, भोपाल और मालेगांव, ये जो टेस्ट सेंटर्स है यहां पे जाके आप टेस्ट दे सकते हैं। अभी भी डेट गई नहीं है, उन्होंने एक्चुअली इसको एक्सटेंड किया है। 13 अप्रैल अभी लास्ट डेट है। ये 11 अप्रैल को मैं शूट कर रहा हूं, ये लगभग आपको कल तक मिल जाएगा 12 अप्रैल को। तो 13 अप्रैल के का भी दिन आपके पास बचता है, तो आप जरूर से फॉर्म भर सकते हैं अभी भी। ठीक है, ये एक पेन पेपर एग्जाम होने वाली है। ओएमआर शीट मिलेगी आपको, जिसके ऊपर आपको पता है ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से आपको गोले करने होते हैं, है ना। 0.25% मतलब नेगेटिव मार्किंग है। मतलब 0.25 मतलब एक क्वेश्चन को 1 मार्क है आपके एमसीक्यू को। अगर वो गलत होता है तो उसके 1/4 मार्क डिडक्ट होंगे। मैं यहां पे यही कहता रहता हूं सब बच्चों को, आरओआई जो है वो काफी हाई है, रिस्क ले सकते हैं। इसका मतलब ये है, मैं सारे बच्चों को यही कहने वाला हूं, एक भी एमसीक्यू आपको नहीं छोड़ना है। 40 आउट ऑफ 40 एमसीक्यूज आपको करना है, स्किप मत करिएगा। ठीक है, बल्कि बिल्कुल ही कुछ नहीं सुना है ऐसे में फिर आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि उसमें गलत जाने की संभावना लगभग 100% होती है। लेकिन अगर आपने कुछ सुना है उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जिसके ऊपर एमसीक्यू आया है, आपको 1 या 2 या कभी कभी 3 ऑप्शन में भी कंफ्यूजन है, रिस्क ले लीजिए, आरओआई काफी हाई है। ठीक है, इसके अलावा आपका जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है, बी एंड सी, पार्ट बी एंड पार्ट सी, उसमें भी आपको मिनिमम 30% आने चाहिए मार्क्स। ठीक है, मतलब आपके पार्ट बी में 20 + 40 60 मार्क्स हैं। 60 के 30% मतलब 18 मार्क्स कम से कम आपको मिलने चाहिए, वरना आप अगले स्टेज के लिए क्वालिफाई ही नहीं करोगे। ठीक है, एंट्रेंस इज फॉलोड बाय इंटरव्यू। तो आप ये मत समझिएगा कि आपने सिर्फ बीए के बिना पे, आपने बीए ऑनर्स कर लिया हिस्ट्री में, उसके बाद एंट्रेंस में अच्छे मार्क्स मिल गए तो आपको सीट मिल जाएगी। इंटरव्यू भी लिया जाएगा, आपका एप्टीट्यूड देखा जाएगा कि क्या आप सच में एमए हिस्ट्री में आगे करियर कर सकते हैं। आपका पूरी तरह से एक एप्टीट्यूड बोलते हैं ना उस सब्जेक्ट के लिए, वो देखा जाएगा। ठीक है, हिस्ट्री ऑनर्स चाहिए आपको विद मिनिमम 50% मार्क्स। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका, एजुकेशनल एलिजिबिलिटी। ठीक है, और अगर फीस की बात करें, जो कि बहुत बात की बात है, 9,875 पर ईयर है ये, पर ईयर है ये। ठीक है, 2 साल का कोर्स है, 4 सेमेस्टर में डिवाइडेड। ये है बेसिक इंफॉर्मेशन। अगर आप जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट होना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए, कब फॉर्म का लास्ट डेट है, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, ये तो काफी बेसिक इंफॉर्मेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे पेपर पैटर्न के बारे में। डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर, ये
एंट्रेंस टेस्ट जो है आपकी करवाता है फॉर एमए हिस्ट्री। इसको कहते हैं वो लोग एमए हिस्ट्री एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, उसका सिलेबस हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसका सब्जेक्ट कोड आप पहले याद रखिएगा, M06 ये आपका सब्जेक्ट कोड है। तो एमए हिस्ट्री का जो आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, जैसे कि मैंने आपको कहा था 3 पार्ट्स में आता है। ये रहे वो 3 पार्ट A, B एंड C। तो पार्ट A जो है MCQs है, 40 मार्क्स का आता है, 40 मार्क्स। ठीक है, ये 20 मार्क्स का आता है पार्ट B। एंड देन पार्ट C जो है अगेन 40 मार्क्स का आता है, राइट। पार्ट B एंड पार्ट C आर डिस्क्रिप्टिव, पार्ट A इज MCQ। यहां पे 40 MCQs रहेंगे, 1 मार्क्स ईच, 40 मार्क्स का मैक्सिमम आप यहां पे स्कोर कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी MCQ गलत जाता है तो आपको 0.25 मार्क्स की पेनल्टी लगाई जाएगी। अगर आप कोई MCQ छोड़ देते हैं तो ना उसके मार्क्स आपके घटाए जाएंगे, ना उसके मार्क्स आपको दिए जाएंगे। ठीक है, पार्ट B और पार्ट C ये जो है कुल मिला के 60 मार्क्स का आपका पेपर होता है। तो 60 मार्क्स के 30% यानी लगभग 18 मार्क्स तो कम से कम आपको यहां पे मिलने चाहिए, तभी आपको कंसिडर किया जाएगा कि इंटरव्यू को बुलाएं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए पार्ट A जो है सिलेबस, उसके बारे में बात करते हैं और उसके बाद इमीडिएटली स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए ये अगले स्लाइड के ऊपर हम लोग देखेंगे। तो पार्ट A ऑफ द पेपर कैरिंग 40 मार्क्स विल कंसिस्ट ऑफ 40 MCQs। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, हर एक को 1 मार्क है, 40 क्वेश्चन, 40 MCQs है और 1 मार्क्स ईच इज इक्वल टू 40 मार्क्स। क्वेश्चंस विल बी रिलेटेड टू एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न पीरियड्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। और इसके अलावा देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर भी आपको क्वेश्चन आएंगे। और उन्होंने मोटा मोटी ये बोला है कि हर एक के ऊपर आपको 10 क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट। तो 10 फ्रॉम एंशिएंट, 10 फ्रॉम मिडिवल, 10 फ्रॉम मॉडर्न एंड 10 फ्रॉम वर्ल्ड। ठीक है, इस तरह से आप 40 MCQ एक्सपेक्ट कर सकते हो। जहां तक मेरा मानना है, जहां तक मैंने देखा है, पूरी तरह से इसको फॉलो नहीं किया जाता, लेकिन जी हाँ लगभग लगभग फॉलो किया जाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी मिडिवल के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस रखते हैं। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा बिल्कुल वक्त जाया नहीं करेंगे, इमीडिएटली इसके ऊपर आ जाएंगे। आपने अगर अभी तक CUET PG 2025 की तैयारी की है मार्च महीने तक, तो आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोटा मोटी सिलेबस वही है। अगर आप CUET PG के क्वेश्चंस के साथ जामिया मिलिया इस्लामिया के एंट्रेंस के क्वेश्चंस को ये करेंगे, चेक करेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि JMI के क्वेश्चंस काफी इजी है कंपेयर टू CUET PG। स्पेशली 2025 की जो क्वेश्चन पेपर थी, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि टफ है, कंसिडरिंग दैट JMI का थोड़ा सा कम टफ है। ठीक है, तो MCQs जो है JMI के मैंने यूजुअली देखा है स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, भले ही वो कंसेप्चुअल हो, लेकिन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस भी स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से पूछे गए हैं। ठीक है, दे आर इजियर देन CUET PG लेवल। तो आपने जो CUET PG के लिए तैयारी की है उसके ऊपर इसके MCQs की तैयारी आपकी हो गई, ऐसा समझिएगा। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रैक्टिस करना बंद कर दोगे, आपको प्रैक्टिस जारी रखनी है। यही मैंने कहा है यहाँ पे, कीप डूइंग मोर MCQs बेस्ड ऑन द सिलेबस ऑफ CUET PG। CUET PG के सिलेबस के ऊपर ही आपको कंटिन्यूस काम करना है। बहुत सारे बच्चों को मतलब ये लगता रहता है कि सर वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर CUET PG में हमने फोकस नहीं किया था, मेरा सेशन आया है उसके ऊपर, उतना ही कर लीजिए। वहां पे जो मैंने बताया है उतना अगर कर लेंगे तो JMI का जो वर्ल्ड हिस्ट्री का सिलेबस जो है वहां पे कवर हो जाएगा, और ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, दिस विल श्योरली हेल्प। देन फोकस ऑन रिपीटेड टॉपिक्स, ये आपको खुद करना पड़ेगा। थोड़ा सा आपको क्या करना है, आपको सारे के सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है JMI के एंट्रेंस के फॉर PG हिस्ट्री, वो आपको डाउनलोड करने हैं, देखना है कहां कहां से क्वेश्चंस आए हैं। अगर आपको इसके ऊपर मेरा एक स्पेशल सेशन चाहिए तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल ब्रिंग अ स्पेशल सेशन फॉर यू, जिसमें मैं ये बोलूंगा आपको कि एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, इंडियन हिस्ट्री एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, इसमें से रिपीटेड टॉपिक कौन से हैं जिसको आप JMI के लिए फोकस कर सकते हैं। ठीक है, प्लीज कमेंट डाउन बिलो। यस, डू नॉट इग्नोर वर्ल्ड हिस्ट्री, ये मैं हमेशा से कहता रहता हूं, CUET PG के लिए भी कह रहा हूं और यहां पे भी कह रहा हूं JMI के लिए, वर्ल्ड हिस्ट्री को इग्नोर मत कीजिएगा। भले ही 10 क्वेश्चन ना आए, 7-8 क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, तो और बहुत ही आसान रहते हैं,
पता नहीं क्यों बच्चे नहीं करते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, ये इवेंट बताओ किस रेवोल्यूशन का है, बस इवेंट का नाम पूछ लिया, इतने आसान क्वेश्चन है, कौन छोड़ेगा, है ना। तो प्लीज कर लीजिए, दे आर वेरी वेरी इजी। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्ट बी का सिलेबस जो है वो देख लेते हैं। पार्ट बी शैल कंसिस्ट 2 क्वेश्चंस ऑफ 10 मार्क्स ईच। तो 2 क्वेश्चंस आएंगे 10 मार्क के, मतलब 20 मार्क्स। इट विल बी अ कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन, मतलब आपको एक पैसेज दिया जाएगा, कॉम्प्रिहेंशन दिया जाएगा। किसका होगा वो? इट विल बी फ्रॉम अ रिनाउंड हिस्टोरिकल टेक्स्ट, एक बहुत ही जाने माने हिस्टोरियन द्वारा लिखित बुक से आपको पैसेज दिया जाएगा और उसके ऊपर बेस्ड कुछ 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें आपको बिल्कुल ऑप्शन नहीं है, दोनों के दोनों क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। ऑप्शन ना मिलना ये इसकी सबसे बेकार बात है पार्ट बी की। लेकिन दूसरी ओर जो पैसेज वो देते हैं उससे आपकी मेमोरी रिफ्रेश होती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल ही कुछ नहीं आता होगा, क्योंकि आप पढ़ के जाओगे एग्जाम के लिए, आपको उन क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ मटेरियल जरूर होगा। ठीक है, दिस सेक्शन विल कैरी 20 मार्क्स। ठीक है, तो 40 मार्क्स का पार्ट ए, 20 मार्क्स का पार्ट बी। ठीक है, अब तक हो गए 60 मार्क्स। अब यहां पे देखिए स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि भाई पैसेज इज नॉट ओनली गिवन टू, द पैसेज इज गिवन ओनली टू एस्टैब्लिश अ कॉन्टेक्स्ट एंड रिलेशनशिप विद द क्वेश्चंस दैट दे हैव आस्क्ड। कहने का मतलब यह है कि नीचे जो उस पैसेज के नीचे जो क्वेश्चंस आएंगे उसके साथ एक रिश्ता जोड़ने के लिए सिर्फ पैसेज दिया गया है। पैसेज का उपयोग सिर्फ और सिर्फ कॉन्टेक्स्ट को इस्टेब्लिश करने के लिए होगा, इसके अलावा पैसेज का कोई उपयोग नहीं होगा। आपको खुद के दिमाग के ऊपर जोर डालना पड़ेगा। पैसेज से सिर्फ आपको आपके विचार की जो दिशा है वो उससे मतलब ये होगी, तय होगी, इसके आगे कुछ नहीं होने वाला। पैसेज आपकी बिल्कुल मदद नहीं करेगा। द पैसेज विल नॉट रेस्क्यू यू, प्लीज अंडरस्टैंड, इट विल नॉट रेस्क्यू यू, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। पैसेज जो है सिर्फ आपको दिशा देगा कि किस दिशा में आपको विचार करना है और किस तरह से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, बस इसके अलावा कुछ नहीं करेगा पैसेज। दिस पर्टिकुलर सेक्शन पार्ट बी जो है ये फैक्चुअल है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि डिस्क्रिप्टिव है तो पूरी तरह से मतलब कंसेप्चुअल वगैरह आएंगे, नहीं, ये फैक्चुअल क्वेश्चंस यहाँ पे ज्यादा पूछ रहे हैं। अगर आपको फैक्ट्स पता है तभी आप कुछ लिख पाओगे, वरना पार्ट बी में विदाउट फैक्ट्स आप कुछ नहीं लिख पाओगे। ठीक है, इस तरह से वो पैसेज दे रहे हैं कि विदाउट फैक्ट्स यू विल नॉट बी एबल टू गो अहेड। ठीक है, ये उनका काम भी बनता है क्योंकि पैसेज ऑलरेडी दे रहे हैं वो लोग, है ना। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको वहां पे वो दिशा दर्शित कर रहे हैं, इसके आगे का काम आपको करना है ना। इसके अलावा देखिए, प्रोवाइड एविडेंस बैकिंग योर ऑब्जर्वेशंस। आपने आंसर में जो कुछ भी लिखा है उसका एविडेंस आपको देना पड़ेगा, वरना आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। इसको बहुत ही सीरियसली ले लीजिएगा फॉर पार्ट बी एंड पार्ट सी। आप अगर कोई भी फैक्ट लिख रहे हो तो किसके बिना पे लिख रहे हो, क्या है जिसकी वजह से आप ऐसा सोचते हो, इसका कोई ठोस प्रमाण कारण आपको देना पड़ेगा। अगर नहीं दे रहे हो आपको मार्क्स नहीं टिकाए जाएंगे। ठीक है, ये प्लीज आप अपने मन में जो है इसको पूरी तरह से ठीक से सीमेंटिफाई कर लो, एकदम कॉन्क्रीटाइजेशन कर लो इसका, कि अगर आप एविडेंस पेश नहीं करोगे आपके आंसर राइटिंग में आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, भले ही वो सही हो। ठीक है, सब जानते हो, लेकिन एविडेंस देना जरूरी है। हर एक मुद्दे का एविडेंस आपको देना पड़ेगा, सोर्स देना पड़ेगा, आप ऐसा क्यों सोचते हो ये आपको बताना पड़ेगा। और दिस रिमेन्स ट्रू फॉर बोथ पार्ट बी एंड पार्ट सी, जहां पे आप डिस्क्रिप्टिव आंसर लिख रहे हो। ठीक है, 4 से 5 एविडेंस बेस्ड पॉइंट आपके पास होने चाहिए, तभी आप इसको लिखने के लिए ले लीजिए। इसकी भी आपको ब्लूप्रिंट बनानी पड़ेगी। पार्ट सी में भी जो आप क्वेश्चन लिखते हो उसकी भी आपको ब्लूप्रिंट बनानी पड़ेगी मन में या फिर रफ कागज के ऊपर। अगर आप ये नहीं करते हो तो आपका आंसर हेवायर चला जाएगा। उन्होंने वर्ड लिमिट बोली नहीं है, अगर क्वेश्चन पेपर में वर्ड लिमिट देते हैं तो आप फॉलो करें। जो क्वेश्चन पेपर मैंने देखे उसमें कोई वर्ड लिमिट है नहीं, तो आप 4 से 5 मुद्दे लेके उनको ठीक तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। 20 मार्क्स के लिए 3 to 4 फुल स्केप पेजेस जो हैं आप लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब 10 मार्क के लिए 2 फुल स्केप पेजेस, दोनों क्वेश्चंस मिला के 4 फुल स्केप पेजेस। लेकिन खैर, जैसे मैंने कहा है आपको पहले भी बहुत बार, क्वालिटी मैटर्स नॉट द क्वांटिटी। अगर आप बहुत कम शब्दों में भी बहुत अच्छा लिख सकते हो, कोई मैटर नहीं करता फिर आपने कितना लिखा है। एट द एंड ऑफ द डे क्या लिखा है वही मैटर करेगा। ठीक है, तो
चलिए पार्ट सी का सिलेबस देखते हैं। सिलेबस उन्होंने काफी अच्छे तरीके से मतलब एक लाइन में दे दिया है। पार्ट सी, यहाँ पे कितने मार्क्स है? 40 मार्क्स है। ये एक डिटेल्ड एस्से टाइप क्वेश्चन लिखने को कह रहे हैं आपको, ठीक है। और कितने क्वेश्चंस में से चॉइस है आपको? 10 क्वेश्चंस में से चॉइस है आपको। तो 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से सिर्फ एक चूज करना है, जिसको आपको 40 मार्क के लिए लिखना है। 40 मार्क्स, एक तरह से मतलब उन्होंने बहुत बड़ा एक रिस्की गेम कर दिया है बच्चों के साथ। बहुत ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में जो मैक्सिमम मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं 15, 16 या 20 होते हैं, उसके आगे नहीं लिखने, मतलब कोई बच्चा नहीं लिखता है। 40 मार्क का एक क्वेश्चन लिखने के लिए कहा गया है यहाँ पे, ठीक है। पहले क्या होता था, जो मैंने पुराने वाले पेपर्स देखे हैं उसमें 20 मार्क के 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए बोलते थे। अब यहाँ पे उन्होंने इस पर्टिकुलर संस्करण से, इस पर्टिकुलर एडिशन से एक क्वेश्चन लिखने को बोला है। पार्ट सी कैरिंग 40 मार्क्स विल बी अ डिटेल्ड एस्से टाइप क्वेश्चन टू बी ऑप्टेड आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस। तो एक ही क्वेश्चन लिखना है 40 मार्क के लिए, ऐसा उन्होंने बोला है, ठीक है। लेकिन एक बार आप जब क्वेश्चन पेपर हाथ में मिले तब देख लेना 20 मार्क के 2 अटेम्प्ट करने हैं या 40 मार्क का एक ही करना है, क्योंकि जो सिलेबस बता रहा है उसके हिसाब से तो 40 मार्क का एक ही है। लेकिन जो पुराने वाले क्वेश्चन पेपर मैंने देखे हैं वहां पे 20 मार्क के 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, कुल मिला के 40। लेकिन खैर जो कुछ भी हो, आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। स्ट्रैटेजी देखिए मैंने बहुत डिटेल्ड आउट करके दी है आपको। पहले ब्लूप्रिंट बनाइए, रफ पेज पे बनाइए, आपने दिमाग में बनाइए। जब तक आपके पास 8 से 10 मीनिंगफुल पॉइंट्स ना हो तब तक लिखने की सोचिएगा भी मत। सारे के सारे जो 10 क्वेश्चंस है ठीक से पढ़िएगा। उसमें से आप जिस पर्टिकुलर टॉपिक में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हो, ऐसे 2 से 3 क्वेश्चंस को बाहर निकालिए, उनके ऊपर विचार करें कि हाँ भाई इसमें से कौन सा क्वेश्चन मैं लिखूंगा। भले ही आपको एक आध 2 पैराग्राफ आप एग्जाम में कम लिख के आओ, लेकिन क्वेश्चन आप कौन सा लिखोगे उसका जो चॉइस है वो करने में आप समय जरूर लें। आप समय ले, मैं बोल रहा हूं आपको, आप समय लें। 10 क्वेश्चन पढ़े, 2 बार पढ़े, भले ही आपके उसमें 5 मिनट जाए, 2 बार ये 10 क्वेश्चंस पढ़े, एक एक लाइन के होते हैं। आराम से सोचें कि मैं इसमें से कौन से टॉपिक में कंफर्टेबल हूं। ऐसे 2 से 3 क्वेश्चंस को आप निट पिक करें, ऐसे आपको पिक करना पड़ेगा और उसमें से फिर एक क्वेश्चन आपको चूज करना है जिसके ऊपर आपके पास 8 से 10 मीनिंगफुल पॉइंट्स हो। और यहां पे मैंने मीनिंगफुल पॉइंट्स का मतलब क्या बताया? एविडेंस बैक्ड। अगर आप एविडेंस नहीं दे पा रहे हो, अगर आपने एविडेंस नहीं दिया, आपने जो कुछ भी लिखा है, आपको 0 मार्क्स टिकाए जाएंगे, ठीक है। एविडेंस दे दीजिए, हर बार आप जो कुछ भी लिख रहे हैं उसमें एविडेंस दे दीजिए प्लीज। ये मैं बहुत मतलब हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, आपको एविडेंस देना पड़ेगा आपको, ठीक है। इफ यू लैक एविडेंस टू सपोर्ट योर क्लेम कंसिडर दैट पॉइंट इनवैलिड। भले ही आपको पता है सब सही है, ठीक है, लेकिन अगर आपके पास एविडेंस नहीं है वो प्रूव करने के लिए ठीक से, वो पॉइंट इनवैलिड बन जाता है, वो आपका पॉइंट है ही नहीं, उसको मेंशन भी मत करो वहां पे, ठीक है। You are not, if you are not prepared to tackle a question based on history, turn your attention to general questions which require presence of mind. एक आध 2 क्वेश्चंस मैंने देखा है जो जनरल होते हैं, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के ऊपर, उनके प्रॉब्लम्स के ऊपर वगैरह होते हैं, वो बहुत कम होते हैं, लेकिन 1 या 2 ही होते हैं। अगर आपको हिस्ट्री में से कोई भी क्वेश्चन के ऊपर बहुत ज्यादा ये नहीं आ रहा है, आपका क्या कहते हैं, एक तरह से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि हाँ भाई इसमें से एक भी क्वेश्चन में ठीक तरह से नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसे में आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन की ओर बढ़े, ठीक है। आपने बीए ऑनर्स किया है, उसके बाद भी अगर कोई मतलब आप आगे जाके जनरल क्वेश्चन लिख रहे हो तो वो वैसे भी बैड इंप्रेशन दे देगा, है ना। तो वो करना थोड़ा सा मतलब मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। आप हिस्ट्री, हार्डकोर हिस्ट्री के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस ही चूज करने की कोशिश कीजिएगा सबसे पहले। लेकिन अगर बैड लक है, सारे ही क्वेश्चन उन्हीं टॉपिक में से आ गए जो आपने बिल्कुल प्रिपेयर ही नहीं करे थे, तो ऐसे में आप जनरल क्वेश्चंस की ओर देख सकते हैं। जैसे मैंने पिछले इसमें भी कहा था, क्वालिटी मैटर्स ओवर क्वांटिटी। 40 मार्क्स के लिए लिख रहे हैं, 8 पन्ने लिखेंगे, ये मत करिए, ठीक है। 3-4 पन्नों में भी 40 मार्क का क्वेश्चन लिख के हो सकता है, कोई मतलब वर्ड लिमिट दी नहीं है, आपको जितना लिखना है उतना लिखे, कोई टेंशन मत ले, ठीक है। वर्ड लिमिट हैज नॉट बीन गिवन, तो आप अपना देख लीजिए कि कितना लिखना है। बाकी एविडेंस बेस्ड पॉइंट्स आपको लिखने हैं। एक क्वेश्चन मतलब हमेशा आता है कि सर पैराग्राफ में लिखे या पॉइंट्स में लिखे, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं सजेस्ट करता हूं पॉइंट्स में लिखें, ठीक है, मैं सजेस्ट करूंगा पॉइंट्स में लिखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सम जनरल पॉइंट्स टू कंसिडर। देखिए मैंने यहां पे लिखा है ना, राइट इन पॉइंट्स।
आपको पॉइंट्स में लिखना है। लेकिन खैर उसके पहले उन्होंने जो कहा है वो दो मुद्दे हम देख लेते हैं। लेवल ऑफ द सिलेबस एंड क्वेश्चंस वुड बी दैट ऑफ द कैंडिडेट्स लास्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। तो बीए ऑनर्स हिस्ट्री जिसने किया है उसको ये क्वेश्चंस इस तरह से नहीं लगेंगे कि भाई ये क्या पूछ लिया। ठीक है, तो बीए ऑनर्स किया है हिस्ट्री में उस बच्चे के लिए ये लेवल ठीक है, ऐसा जेएमआई का मानना है। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। आपने आज तक जो पढ़ा है उसी के आधार पे आपका एग्जाम लिया जा रहा है। और दूसरा ये है कि डिफिकल्टी लेवल जो है रीजनेबल रखने वाले हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट पेपर या बहुत ही ज्यादा इजी पेपर आएगा, रीजनेबल पेपर आएगा। ठीक है, आपको पॉइंट्स में लिखना है। मेक यूज ऑफ फ्लो चार्ट इफ पॉसिबल। अगर आपको जहां कहीं पे भी मौका मिले फ्लो चार्ट यूज कर लीजिएगा। Adding quotes by famous people or historians is really very great. That's a very great way to start an answer. अगर आपको किसी मुद्दे के ऊपर किसी का कोट याद आ रहा है हिस्टोरियन का वगैरह, वर्ड टू वर्ड नहीं आ रहा है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत याद आ रहा है, लिख दो। ठीक है, लिख दो। वो आपको मतलब यही देगा, एक हेड स्टार्ट देगा। ठीक है, या देन कंक्लूजन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आपने जो कुछ भी लिखा है पूरे आंसर में उसको कंक्लूड करें एक पैराग्राफ में, जहां पे पूरा का पूरा आपका आंसर का थीम जो है वो आप एविडेंस बेस्ड पॉइंट्स के ऊपर लेके आगे आगे लेके बढ़े हैं और कंक्लूड कर रहे हैं कि देखो ये सारे मुद्दे हैं जिसकी वजह से मैं ऐसा मानता हूं। ठीक है, तो इस तरह से आपको कंक्लूड करना पड़ेगा। अब देखिए ये जो व्हाइट में जो मुद्दे हैं ना, ये इनके सिलेबस के फाइल में है, सिलेबस फाइल में है। और ये जो येलो में जो मुद्दे दिए गए हैं ये मैंने आपके लिए बनाए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समरी में देख लेते हैं। ईच पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर रिक्वायर्स अ सेपरेट स्ट्रेटेजी। पार्ट ए के लिए अलग, बी के लिए अलग, सी के लिए अलग, ये आप ध्यान में रखिएगा। वाइल पार्ट ए कुड बी टैकल्ड विद द हेल्प ऑफ योर प्रीवियस प्रिपरेशन, जो आपने सीयूईटी पीजी के लिए किया था, पार्ट बी और पार्ट सी के लिए अलग प्रकार का प्रिपरेशन चाहिए, ये प्लीज आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, पार्ट बी एंड सी टुगेदर विल डिसाइड हु विल गेट द सीट। जेएमआई में अगर सीट चाहिए तो पार्ट बी और सी को सबसे ज्यादा आपको सीरियसली लेना पड़ेगा। पार्ट ए में जो अच्छे बच्चे हैं उनके सबके मार्क्स लगभग उसी इसमें आएंगे, 4 या 5 मार्क आगे पीछे। लेकिन जो रियली इसमें फर्क लाएगा, आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, आपको इंटरव्यू का कॉल आएगा नहीं आएगा, इसमें जो रियली मतलब फर्क डालेगा वो एक्चुअली पार्ट बी और पार्ट सी होगा, तो उसके ऊपर फोकस करिएगा। ठीक है, पार्ट बी और पार्ट सी जो है एक वेल राउंडेड कैंडिडेट कौन सा है, हिस्ट्री में सच में वो करियर करने लायक है या नहीं, वो बताने लायक सेक्शंस हैं, डिस्क्रिप्टिव सेक्शंस हैं। मेरा पर्सनल में मानना है कि हर एंट्रेंस एग्जाम जो हिस्ट्री के लिए ली जा रही है अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, उसमें डिस्क्रिप्टिव जरूर पूछना चाहिए। ठीक है, और ये एक बहुत ही उम्दा चांस है आपके पास, यहाँ पे आप अपनी लिखावट जो है वो पेश कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तरह से ये है आपकी समरी। आपको आगे क्या करना है, अब देखिए आपको आगे बढ़ के अब अपना जो ये है प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यू रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू करने हैं, एमसीक्यूज करने हैं, और इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव जो आपका ये है सिलेबस जो है उसके ऊपर फोकस करना है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मुझे यकीन है कि मेरा ये जो स्ट्रैटेजी वाला वीडियो है ये आपके बहुत काम आने वाला है। थैंक यू एंड बाय बाय।